वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 9 वैश्वीकरण जो अध्याय है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर या 1 नंबर के या कुछ 2 नंबर के प्रश्न है उनका डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? तो वैश्वीकरण के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ये विभिन्न तरह के प्रभाव होते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो आर्थिक वैश्वीकरण का अर्थ है कि विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक प्रवाह तेज करना, धन या जो भी व्यापार है उसको बढ़ावा देना। वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो वैश्वीकरण के कारण तकनीकी ज्ञान और पूंजी का विकास हुआ है, विश्व की दूरियां हैं वो कम हुई है, ग्लोबल विलेज के रूप में विश्व उभरा है, ये इसके सकारात्मक प्रभाव है। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव, तो नकारात्मक प्रभाव ये है कि गरीब देशों का अधिक शोषण हुआ है, अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो बड़ी है। अगला हमारा जो प्रश्न है, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? तो मैकडोनाल्डीकरण का मतलब हो गया कि विभिन्न संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति का जो प्रभाव है उसको एक टर्म या संज्ञा दी गई है, मैकडोनाल्डीकरण। भारत ने सन 1991 में आर्थिक सुधारों की योजना क्यों आरंभ की? तो अब इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि वित्तीय संकट को दूर करने और उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के लिए भारत में आर्थिक सुधारों की जो योजना है वो शुरू की गई। अगला हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण के विरोध के विश्वव्यापी मंच का नाम बताइए, यानी किस विश्वव्यापी मंच के द्वारा वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम है, उसके द्वारा वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में किन संगठनों ने बहुराष्ट्रीय नियमों के प्रवेश का विरोध किया या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध किया? तो भारत के जो भी किसान और औद्योगिक मजदूर है इन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध किया है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी और वैश्वीकरण के कारण छोटे और जो मझले उद्योग है, खास करके जो छोटे किसान वगैरह है, उनको कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगला है कि अभी जैसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की हस्तक्षेपवादी प्रवृत्ति के बजाय कल्याणकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। तो अब इसको सही करके लिखना है, तो कल्याणकारी प्रवृत्ति के बजाय हस्तक्षेपवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान समय में विश्व में कौन सी विचारधारा पाई जाती है? तो अभी विश्व में उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो विचारधारा है वो प्रचलित है। अगला है, संचार के क्षेत्र में 3 क्रांतिकारी साधनों के नाम लिखिए। तो 3 क्रांतिकारी साधन जिन्होंने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाई है, तो उनमें है टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप्स, जिसमें इंटरनेट को भी आप लिख सकते हैं। व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी देश के कुल आयात और निर्यात मूल्यों का अंतर यदि समान हो, बराबर हो, तो व्यापार संतुलन कहा जाता है। यानी जितना माल का आयात करता है लगभग उसी कीमत का माल अगर निर्यात करता हो देश, तो उसका व्यापार है वो संतुलित माना जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार क्रांति का आगमन किन आविष्कारों के कारण हुआ है? तो जो संचार क्रांति है उसका आगमन है वो एक तो टेलीफोन, टेलीग्राफ और माइक्रोचिप्स के द्वारा हुआ है, और जिसके कारण पूरे विश्व में एक क्रांति आ गई है। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण क्या आसान हो गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण एक तो विचार, व्यक्ति, वस्तु और पूंजी, इन सभी की आवाजाही है वो आसान हो गई है। विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। सेकंडों में आप अपनी बात विदेश में बैठे व्यक्ति से कर सकते हैं। इसी तरह से व्यक्ति है कुछ ही घंटों में, मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। वस्तुओं का आवागमन है वो आसान हुआ है। पूंजी की आवागमन चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, जो इंटरनेट के द्वारा जो भी ऑनलाइन लेन देन है या ई ट्रांजेक्शन वगैरह, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा इसमें इसका प्रभाव पड़ा है। तो विचार, व्यक्ति, वस्तु और पूंजी, इन चारों के प्रवाह में, आवाजाही में बहुत आसानी हुई है। विश्वव्यापी आपसी जुड़ाव से क्या आशय है? तो विश्व के लोगों में आपस में जुड़े होने की जो भावना है उसको विश्वव्यापी आपसी जुड़ाव कहते हैं। अगला है, वैश्वीकरण के कारण राज्यों ने अपने को किन कार्यों तक सीमित कर लिया है? यहाँ राज्यों का मतलब राजनीतिक विज्ञान में सामान्य रूप से देश से लिया जाता है। तो वैश्वीकरण के कारण जो राज्य है उनकी भूमिका सीमित हो गई है, और उनका जो मेन कार्य है वो कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिक सुरक्षा तक सीमित रह गया है। इसके अलावा जो भी अन्य जो क्षेत्र है उनमें उनका प्रभाव कम हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से राज्य की क्षमता कैसे में वृद्धि हुई है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण नागरिकों के बारे में सूचना एकत्र करना आसान हो गया है, उसका प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा कवच से आपका क्या आशय है? तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वैश्वीकरण के प्रभावों से बचाने के लिए कुछ संस्थानिक जो उपाय किए जाते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा कवच कहा गया है। अगला प्रश्न है
कि वैश्वीकरण से विश्व में वस्तुओं के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण से वस्तुओं के विभिन्न देशों में आयात प्रतिबंधों में कमी आई है, देशों ने अपने जो भी सीमाएं हैं वो व्यापार के लिए खोल दी है। और दूसरा, पूंजी के आवागमन पर रोक है, उसमें भी कमी आई है। अगला है सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नता से क्या आशय है। तो सांस्कृतिक समरूपता का मतलब हो गया कि विश्व संस्कृति के नाम पर दूसरे देशों पर अमेरिकी संस्कृति को लादना, यानी विश्व में लगभग अमेरिकी संस्कृति का वर्चस्व होना, ये समरूपता हुई। और सांस्कृतिक विभिन्नकरण का मतलब हो गया विश्व में सभी संस्कृतियों पहले की अपेक्षा वर्तमान में कहीं ज़्यादा विशिष्ट होती जा रही है, ये जो है सांस्कृतिक विभिन्नता है। अगला है वर्ल्ड सोशल फोरम के तहत कौन कौन से समूह वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, महिला कार्यकर्ता, मजदूर और युवा कार्यकर्ता एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब हो गया कि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में आर्थिक गतिविधियां चलाती है या उसके जो भी मालिक है वो एक से अधिक देशों से जुड़े हुए हैं, उनको बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां कहा जाता है, जिसको मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, क्या साम्राज्यवादी वैश्वीकरण है, स्पष्ट कीजिए। तो साम्राज्यवादी क्या वैश्वीकरण है। अब इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप उसको थोड़ा सा देख लें। तो नहीं, साम्राज्यवाद है वो एक देश की सीमा के भीतर, सीमा के बाहर के क्षेत्रों के लोगों पर आर्थिक और राजनीतिक कब्जा बताता है या करता है। जबकि वैश्वीकरण है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, लोग अपनी इच्छा से जो भी है विचारों वस्तुओं का आवागमन करते हैं। कल और आज के वैश्वीकरण में क्या अंतर है, या पहले के ज़माने में या कुछ समय पूर्व के और वर्तमान वैश्वीकरण में क्या अंतर है। तो पहले के समय में वस्तु और तैयार माल का आवागमन ज़्यादा होता था, अब है वस्तु के साथ साथ व्यक्ति, विचार, पूंजी, तकनीक और कच्चे माल का भी आवागमन होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला है 2 अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के नाम बताइए। तो पहली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी है विश्व व्यापार संगठन, जिसको IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाएं हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भारत के वैश्वीकरण को किन तरीकों से प्रभावित कर रहा है, कोई 2 कारण लिखिए। तो भारत है वो किस तरीके से वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। तो भारतीय लोग हैं विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम से विश्व को आकर्षित किया है, यानी भारत के कई लोग हैं वो विश्व में अपना काम कर रहे हैं। और अमेरिका के IT क्षेत्र में तो भारतीय लोगों का एक तरह से दबदबा कहा जा सकता है। वैश्वीकरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान है। तो वैश्वीकरण में विज्ञान प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कुछ पॉइंटों के रूप में पर लिखना चाहें तो टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप की से संचार क्रांति हुई है। विचारों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव पड़ा है। परिवहन साधनों से आवागमन है, आवाजाही है वो बहुत सुगम हुई है, आसान हो गई है। इसके अलावा राज्यों की सीमाओं को एक तरह से समाप्त सा कर दिया गया है, दूरियां कम हो गई है और समय, स्थान और दूरी प्राय समाप्त हो गई है। ये कुछ वैश्वीकरण के प्रभाव है। अगला हमारा प्रश्न है कि आप कल्पना कीजिए कि क्या भविष्य में वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो भविष्य में भी जारी रहेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और देश एक दूसरे पर निर्भर होगा, इसलिए वैश्वीकरण एक तरीके से अनिवार्य हो गया है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, न कोई देश है, सभी संसाधन किसी भी देश में नहीं है, तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और ये वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला है क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण है और आपसी निर्भरता के कारण हुआ है और जिसके कारण वैश्वीकरण एक अनिवार्य हो गया है। और भविष्य में विश्व सहयोग बढ़ेगा, विकसित देश दूसरे देशों के शोषण की बजाय सहयोग करेंगे, तो इस तरीके से वैश्वीकरण जो है वो निरंतर है, वो बढ़ रहा है। अगला जो हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए एक तो व्यापार नीति में सुधार किया गया है, औद्योगिक नीति में सुधार किया गया है, पूंजी बाजार में सुधार किया गया है, सरकारी उपक्रम और बीमा में प्रतियोगिता हुई है और विभिन्न क्षेत्रों को जो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए या खोल दिया गया है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव है, जिसके कारण अनेक वस्तुओं से सीमा शुल्क जो लगाया जाता था वो हटा दिया गया है। सरकार द्वारा कई तरह की जो प्रदत्त रियायतें हैं उनको अंत कर दिया गया है और निजी बैंक वगैरह है, यानी जो बैंकिंग क्षेत्र वगैरह में निजी कंपनियों को बैंक आदि खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को व्यापारिक गतिविधियां करने की छूट दी गई है। ये सारे जो है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले प्रयास है। अगला हमारा प्रश्न है कि वैश्वीकरण के भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुए हैं।
तो वैश्वीकरण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पे दोनों तरह के प्रभाव हुए हैं, सकारात्मक भी हुए हैं और नकारात्मक भी हुए हैं। सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो एक तो उत्पादकता सुधार से जीवन स्तर सुधरा है, विभिन्न लोगों की जो आर्थिक जीवन है उसमें स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है, प्रतियोगिता में कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है, कम कीमत पे अच्छी सेवा और अच्छी वस्तुएं हैं वो उपलब्ध होने लगी है, क्योंकि जो भी विदेशों से जो माल है वो आयात होने लग गया है, उस पर आयात शुल्क कम हो गया है, तो विदेशी चीज़ें भी सस्ते दामों पर मिल रही है। जैसे साधारण उदाहरण देखें तो अपन जैसे मोबाइल वगैरह इस तरह की जो है वो कई अच्छी कीमत पे अच्छे जो मोबाइल है बहुत कम कीमत पे अपने को उपलब्ध हो रहे हैं। इसी तरह से निर्यात वृद्धि से विश्व व्यापार में भारत का योगदान बढ़ा है, रोजगार के नए अवसरों का निर्माण हुआ है, विशेष करके विदेशों में भारतीय लोगों ने अपने कौशल से कई देशों में अपने झंडे गाड़े हैं और अमेरिका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और स्वदेशी जो प्रौद्योगिकी है उसमें भी सुधार हुआ है, क्योंकि जो भी स्वदेशी प्रौद्योगिकी है उसको विश्व लेवल की प्रौद्योगिकी पे टक्कर देने के लिए उसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं वैश्वीकरण के, जिसमें पहला प्रभाव है टेक्नोलॉजी के प्रभाव से बेरोजगारी बढ़ी है। जैसे किसी कार्यालय में पहले 10 व्यक्ति जो काम करते थे वो आज एक कंप्यूटर और उसका ऑपरेटर मिल करके वो काम 10 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति कर लेता है, तो इससे बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हुई है। प्रतियोगिता के कारण जो छोटे उद्यमी हैं वो बाहर हो गए हैं, जो विश्व की कंपटीशन में नहीं टिक पाए वो उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। गरीब लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई और गैप है वो बढ़ गया है, और कम जो कुशल श्रमिक है उन पर विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये कुछ वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव जो भारत में देखे गए हैं। तो इस तरीके से वैश्वीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।